हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्रायश्चित। अगर ये कहानी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमने इस कहानी के पिछली वीडियो में देखा कि शादी के 10-12 साल जब बच्चा नहीं हुआ तो रंजना और अवनीश अनाथाश्रम से एक बच्चे को गोद लेने गए, जहाँ उन्हें चीनू दिखा, जिसे देख रंजना उसे गोद लेने के लिए तुरंत तैयार हो गई। लेकिन अवनीश अपने माँ बाप के बारे में सोचने लगा। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। वह सब मैं नहीं जानती, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम ही निपटो। यह अच्छी रही, हर बात में अपने माँ बाप की आड़ लेते हो। क्या तुम अपनी मर्जी से एक भी कदम नहीं उठा सकते? अवनीश के माँ बाप ने अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने के प्रस्ताव को जमकर विरोध किया। इधर रंजना भी अड़ गई, वह चीनू को गोद लेकर ही रहेगी। अवनीश हिना ने आवाज़ दी, खाना खाने नीचे ड्राइंग रूम में चलेंगे या यहीं पर मंगवा लें? यह सुनकर अवनीश का ख्याल टूटा। एक ही झटके में वह वर्तमान में लौट आया, बोला, यहीं पर मंगवा लो। खाना खाते वक्त अवनीश ने पूछा, कल शाम को तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? सोच रही हूँ यहाँ की जौहरी की दुकानें देखूँ। मेरी एक सहेली मुझे ले जाने वाली है। ठीक है, मैं भी शायद व्यस्त रहूँगा। अवनीश ने रंजना को फ़ोन किया। रंजना, हमारा कल का प्रोग्राम तय है ना? हाँ अवश्य। फ़ोन रखकर रंजना उत्तेजित से टहलने लगी कि अवनीश अब क्यों उससे मिलने आ रहा है। उसे अब मुझसे क्या लेना देना है? तलाकनामे पे हुए हस्ताक्षर ने उनके बीच की कड़ी को तोड़ दिया था। अब वे एक दूसरे के लिए अजनबी थे। रंजना, तू किसे छल रही है? उसके मन में सवाल किया। अवनीश से तलाक लेकर वह एक पल भी चैन से न रह पाई। पुरानी यादें मन को झकझोर देती, भूली बिसरे दृश्य मन को ठेस पहुँचाते। बहुत ही कठिनाई से उसने अपनी बिखरी जिंदगी को समेटा था, अपने मन की दुखों को सहेजा था। उसका मन अनायास ही अतीत की गलियों में विचरने लगा। उसे वह दिन याद आया जब नन्हे चीनू को लेकर घर में घमासान शुरू हो गया था। उसने अवनीश से कहा था कि वह दफ्तर से जरा जल्दी आ जाए ताकि वे दोनों अनाथाश्रम जाकर बच्चे में मिठाइयाँ बांट सकें। आश्रम वाले ने बताया है कि आज चीनू का जन्मदिन है। यह सुनकर अवनीश के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी थी। वह बोला, यह सब ना ही करो तो अच्छा है। पराये बालक से हमें क्या लेना? अरे वाह, पराया क्यों? हम जल्द ही चीनू को गोद लेने वाले हैं ना। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। तुम जल्दबाजी की कहते हो? मेरा बस चले तो मैं उसे आज ही घर ले आऊँ। पता नहीं इस बच्चे से मुझे इतना मोह क्यों हो गया है। जरूर हमारे पिछले जन्म का रिश्ता रहा होगा। कहती हुई रंजना की आंखें भर आई थी। यह देखकर अवनीश द्रवित होकर बोला था, ठीक है, मैं शाम को जरा जल्दी लौटूंगा, फिर चलेंगे। अवनीश को दरवाजे तक विदा करके रंजना अंदर आई तो सास ने पूछा, कहाँ जाने की बात कर रही थी बहू? अनाथाश्रम। यह सुनकर तो सास की रुकटियाँ तन गई। वह बोली, तुम्हें भी बैठे बैठे पता नहीं क्या खुराफात सोचती रहती है। कितनी बार समझाया कि पराई ज्योति से घर में उजाला नहीं होता, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। अरे, गोद लिए बच्चे भी कभी अपने हुए हैं? खून के रिश्ते की बात ही और होती है। फिर वह भुनभुनाती हुई पति के पास जाकर बोली, अजी सुनते हो क्या है? आज बहू बेटा अनाथाश्रम जा रहे हैं। वो क्यों? अरे, उसी मुँह में बच्चे को गोद लेने की जुगत कर रहे हैं और क्या। मियाँ बीवी की मिली भगत है। वैद्य डॉक्टरों से में पैसा फूक चुके, फिर फकीरों को माथा टेक चुके, जगह जगह मन्नत मांग चुके। अब चले हैं अनाथ आश्रम की खाक छानने। ना जाने किसकी नाजायज संतान, जिसके कुल गोत्र का ठिकाना नहीं, जाति पात का पता नहीं, लाकर हमारे सिर मरने वाले हैं। मैं कहती हूँ, यदि गोद ही लेना पड़ रहा है तो हमारे परिवार में बच्चों की कमी है क्या? हमसे तो भाई जानबूझकर मक्खी नहीं निकली जाती। तुम जरा अवनीश से बात क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं अवनीश से बात करूँगा। पता नहीं कब बात करोगे, जब पानी सिर से ऊपर हो जाएगा तब। जाने यह निगोड़ी बहू हमसे किस जन्म का बदला ले रही है। पहले मेरे भोले भाले बेटे पर डोले डाले, अब बच्चा गोद लेने का तिकड़म कर रही है। अवनीश अपने कमरे में आकर बिस्तर पर पड़ गया। रंजना उसके पास खिसक आई और उसके बालों में उंगलियां चलाती हुई बोली, क्या बात है, बहुत थके थके लग रहे हो। आज अम्मा व पिताजी के साथ जमकर बहस हुई। वे चीनू को गोद लेने के कतई पक्ष में नहीं हैं। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। एक जरा सी बात को
इतना तुल दिया जा रहा है। क्या और निसंतान दंपति बच्चा गोद नहीं लेते? हम कौन सी अनोखी बात करने जा रहे हैं? मैं उनसे कहकर हार गया, वे टस से मस नहीं हुए तो मैं चक्की के दो पट्टों के बीच पिस रहा हूँ, इधर तुम्हारी जिद उधर उनकी। तो अब उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा है। वह क्या? रंजना बीच में बोल पड़ी। वे कहते हैं कि चूंकि तुम माँ नहीं बन सकती हो, मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर लूँ। क्या? रंजना बुरी तरह चौंकी। तुम मेरा त्याग करोगे? ओहो, पूरी बात तो सुन लो। दूसरी शादी महज एक बच्चे के खातिर की जाएगी। जैसे ही बच्चा हुआ उसे तलाक देकर मैं फिर से तुमसे ब्याह कर लूँगा। वाह वाह, रंजना ने गुस्से से कहा। क्या कहने हैं तुम लोगों की सूझबूझ के? मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी कर ही रहे हो। उस दूसरी निरपराध स्त्री को भी छलोगे, बिना प्यार के उससे शारीरिक संबंध स्थापित करोगे और अपना मतलब साथ कर उससे चलता करोगे। और कोई चारा भी तो नहीं है? है क्यों नहीं? कह दो अपने माता पिता से कि यह सब संभव नहीं। तुम पुरुष हम स्त्रियों को अपने हाथ की कठपुतलियाँ नहीं बना सकते हो। क्या तुमसे यह कहते नहीं बना कि मैंने शादी से पहले गर्भ धारण किया था? यदि तुमने ऑपरेशन न करा दिया होता तो कते कते रंजना का गला भर आया था। रंजना डियर, तुम बेकार में भावुक हो रही हो। बीती बातों पर खाक डालो। मुझे तुम्हारी पीड़ा का एहसास है। दूसरी तरफ मेरे बूढ़े माँ बाप के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है। वे मुझसे एक ही चीज़ मांग रहे हैं, इस घर का वारिस, इस वंश का एक कुल दीपक। तो कर लो दूसरी शादी, ले आओ दूसरी पत्नी, पर इतना बता देती हूँ कि मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। रंजना भभक कर बोली। मैं इतनी महान नहीं हूँ कि तुम्हारी बाहों में दूसरी स्त्री को देखकर चुप रह जाऊँ। नहीं अवनीश, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांटने के लिए तैयार हूँ। रंजना, इतना तेज में ना आओ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। यह दूसरा ब्याह महज एक समझौता होगा। यह सब बिना ब्याह किए भी हो सकता है, पर नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। हर बात में तुम्हारी नहीं चलेगी। आज तक मैं तुम्हारे इशारों पर नाचती रही। तुमने अबॉर्शन को कहा, सो मैंने करा दिया। तुमने यह बात अपने माता पिता से गुप्त रखी, मैं राजी हुई। तुम क्या जानो कि तुम्हारी वजह से मुझे कितने ताने सहने पड़ रहे हैं। बांझ आदि विशेषणों से मुझे नवाजा जाता है। तुम्हारी माँ ने तो एक दिन यह भी कह दिया था कि सवेरे सवेरे बांझ का मुंह देखो तो पूरा दिन बुरा गुजरता है। नहीं, मैंने बहुत सहा, अब नहीं सहूँगी। रंजना, मुझे समझने की कोशिश करो। समझ लिया जितना समझना था। तुम लोगों की कूटनीति में मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जैसे गाय गोरू को के सूखने पर उनकी उपयोगिता नहीं रहती, उसी तरह मुझे बांझ करार देकर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका जा रहा है। लेकिन मुझे भी तुमसे एक सवाल करना है। क्या? अवनीश बीच में ही बोल पड़ा। समझ लो तुम में कोई कमी होती और मैं भी यही कदम उठाती तो? रंजना, यह कैसा बेहुदा सवाल है? देखा कैसे तिल मिला गए। मेरी बात कैसी कड़वी लगी। अवनीश मुंह फेर कर सोने लगा। उस रात दोनों के दिलों में जो दरार पड़ी वह दिनों दिन चौड़ी होती गई। अवनीश ने दरवाजे की घंटी बजाई तो एक सजीले युवक ने दरवाजा खोला। रंजना जी हैं? अवनीश ने पूछा। जी हाँ हैं। आप आइए, बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। रंजना ने कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में ट्रे थी। आओ अवनीश, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना रही थी। तुम्हें कॉफ़ी बहुत प्रिय है ना? कहकर वह उसे प्याला थमा कर बोली। और सुनाओ, क्या हाल है? अम्मा व पिताजी कैसे हैं? उन्हें गुजरे तो एक अरसा हो गया। अरे, रंजना ने खेदपूर्वक कहा, मुझे पता ही ना चला। हाँ, तलाक के बाद तुमने बिल्कुल नाता ही तोड़ लिया। खैर, तुम तो जानती ही हो कि मैंने हिना से शादी कर ली और यह नीति की विडम्बना देखो, हम आज भी निसंतान हैं। ओह, रंजना के मुंह से निकला। हाँ, अम्मा को तो इस बात से इतना सदमा पहुंचा कि उन्होंने खाट पकड़ ली। उनके निधन के बाद पिताजी भी चल बसे। लगता है हमें तुम्हारी हाय लग गई। छी, ऐसा न कहो अनीस, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। और शादी आजकल जन्म भर का बंधन कहाँ रहा। जब तक निभती है निभाते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे के कितने करीब थे। एक मन दो प्राण थे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। और आज मैं
हिना से बंधकर एक नीरस बेईमानी जिंदगी बिता रहा हूँ। हम दोनों में कोई तालमेल नहीं है। अगर जीवन साथी मन मुताबिक न हो तो जिंदगी जहर हो जाती है। खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ का रोना लेके बैठा। तुम अपनी सुनाओ, यह बताओ वह युवक कौन था जिसने दरवाज़ा खोला? यह सुनकर रंजना मुस्कुरा कर बोली, वह मेरा बेटा है। ओह, तुमने भी दूसरी शादी कर ली? नहीं, मैंने शादी नहीं की, मैंने तो केवल उसे गोद लिया है। क्या? हाँ अवनीश, यह वही बच्चा है चिन्नू, अनाथ आश्रम वाला। तुमसे तलाक लेकर मैं दिल्ली गई जहाँ मेरा परिवार रहता था। एक नौकरी कर ली ताकि उन पर बोझ न बनूं। इस शहर में आकर अपना अकेलापन मुझे सताने लगा। नियति की बात देखो, अनाथ आश्रम में चिन्नू मानो मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इतने इसने मेरे हृदय के रिक्त स्थान को भर दिया। इसके लालन पालन में लगकर जीवन को एक गति मिली। इसी तरह 15 साल हमने एक दूसरे के सहारे काट दिए। रंजना की बातें सुनकर अवनीश बहुत पछताया और सोचने लगा, अगर रंजना की बात मान चीनू को गोद ले लिया होता तो आज हम साथ होते और ज़िंदगी में बहुत खुश होते। लेकिन अब वह अपनी उस गलती को का प्रायश्चित भी नहीं कर सकता था, क्योंकि समय उसके हाथों से निकल चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।